बांग्लादेश से काफ़ी हृदय विदारक तस्वीरें जो हैं वह सामने आ रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही हैं, वीडियोज़ व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। जिस तरह से हिंदू जातियों पर जो है अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार की भी तस्वीरें हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को नग्न करके मारा पीटा जा रहा है, इसको लेकर अब भारत में खूब चर्चा हो रही है। भारत में यह चर्चा हो रही है कि इस पर आखिर एनडीए सरकार मौन क्यों है, क्यों नहीं हिंदू संगठन जग रहा है, क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जदयू के राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य मनोज लाल दास मनु जी हैं। मनोज जी, बांग्लादेश की जो तस्वीरें हैं आपने देखी होगी, जिस प्रकार हृदय विदारक तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। चर्चा ये हो रही है कि आखिर एनडीए सरकार मौन क्यों है, कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है हिंदू पर। जो हिंदुस्तान कहा जाता है कि हिंदुओं का देश है, तमाम तरह के यहाँ हिंदू संगठन हैं, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं आखिर इन मुद्दों पर। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एनडीए सरकार कहीं से मौन नहीं है। यूएनओ में दर्ज भी कराया है, चूँकि बांग्लादेश की स्थिति 1975 के तरह की स्थिति हो गई। और जो आज बांग्लादेश में जो ये घटना घटी है, इसके लिए तो पूरी तरह से कांग्रेस की इंदिरा गांधी दोषी है। आपको याद होगा कि सिक्किम को भारत का 25वां राज्य घोषित करने के लिए, जो सिक्किम भारत का अंग नहीं था, उसी 75 के कार्यकाल में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। और जो स्थिति थी बांग्लादेश की उस समय, एक तरफ चाइना का भी था, एक तरफ अमेरिका ने भी अपने बेड़ा वहाँ खड़ा कर दिए थे। भारत के तरफ से रूस जो है भारत के पक्ष में खड़ा हुआ था और हमने उसको किया था, और उसको एक अलग देश का घोषणा इंदिरा गांधी ने कर दिया। अगर हम उस समय चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले भारत का ही अंग था, अगर हम उस समय चाहते तो बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे। कहीं से कोई विरोध नहीं था, किसी का पक्ष में नहीं था। लेकिन आज की जो स्थिति है, वहाँ तख्ता पलट हुई है। आज रात में वहाँ कोई सरकार का भी गठन होने के लिए जा रहा है। अब इसमें यूएनओ की ही भूमिका रहती है। जब विदेश का कोई मामला हो तो यूएनओ की ही भूमिका रहती है। जो लोग वहाँ से आना चाह रहे हैं, उन लोगों को यहाँ लाने का, देखिए वहाँ जो घटना घटी है ना, ये आप केवल हिंदू की ही बात नहीं कर सकते हैं। हिंदू के साथ तो वहाँ अत्याचार की एक सीमा जो होती है उसको उसने क्रॉस कर दिया। और उसके बाद भी अमेरिका जैसे देश चुप बैठा हुआ है, चाइना चुप बैठा हुआ है, पाकिस्तान चुप बैठा हुआ है। तो इससे यही सवाल उत्पन्न हो जा रहा है कि आखिर वो चुप क्यों हैं। हम तो अब भारत यहाँ जाए और उस पर आक्रमण कर दे, ये विदेश की नीति में है नहीं जो यूएनओ का जो है। लेकिन यूएनओ के तरफ से भारत ने तुरंत उस पर अपना एक्शन लिया है। विदेश मंत्री भी उस पर नज़र रखे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी नज़र रखे हुए हैं, और विपक्ष के लोगों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक भी किया है कि क्या इसका समस्या हो, तो चुप नहीं बैठे हुए हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ मोदी जी ने समीक्षा की है, पूछा है कि क्या हो सकता है, लेकिन विपक्षी एनडीए पर सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि भारत में एनडीए ने ऐसा माहौल बना दिया है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति जो है वो भारत में भी उत्पन्न हो सकती है। सलमान खुर्शीद के बयान की चर्चा काफ़ी हो रही है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, वो चिंता जता रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है। अभी तो शांति है, अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन आने वाला समय जो है भारत के लिए अच्छा नहीं है। बांग्लादेश जैसी स्थिति जो है भारत में हो जाएगी। क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए, कुछ विपक्ष के नेता हैं जिनको सत्ता नहीं मिली है, तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। अब सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो एक अधिवक्ता भी हैं, लॉ के बहुत बड़े जानकार हैं, और उनको पता नहीं कि भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के संविधान के बारे में उनको जानकारी है कि नहीं है। ये हमें आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े नेता कांग्रेस के, जो भारत के मंत्री रहे हुए हैं, खुद भी विदेश मंत्री रहे हुए हैं, और कई अदालतों में उनका बहस चलता है, अच्छे वकील हैं, जानकार हैं, और इसके साथ साथ ही वो कई शिक्षण संस्थाओं के भी संस्थापक हैं। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा आज के परिस्थिति में ये बयान देना कि भारत में भी बांग्लादेश की
तरह स्थिति पैदा हो जाएगी। ये क्या साबित करता है? ये साबित यही करता है कि इन लोगों को भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। आज तक इस दुनिया भर में कई देशों के लोग शासनाध्यक्ष हों या प्रधानमंत्री हों या जो भी हों, वो दूसरे देश में शरण लिए हैं। भारत का कोई भी राजनेता भाग के किसी दूसरे देश में शरण लिया है क्या? भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये वही लोग बोल सकते हैं जिनको कि लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। और इतनी बड़ी बात बोलना और उसके बाद भी अपने को सम्मान नेता कहने वाले, जिसने आज बांग्लादेश की स्थिति जिनके कारण पैदा हुई है, इंदिरा गांधी जी के जो वंश के हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, महाराष्ट्र से शरद पवार जी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी, और तो और ममता बनर्जी, जिनका कि इलाका बगल में सटा हुआ है और उस तरह की वहाँ घटना घट रही है। एक लफ्ज़ आपने सुना है क्या उनका कि इस घटना की वो तीव्र निंदा करते हैं या तीव्र भर्त्सना करते हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ से उन्होंने कोई मांग किया है क्या, या उन्होंने भारत को कहा है कि आप बांग्लादेश पर आक्रमण करके बांग्लादेश पर आप लड़ाई लड़के उसको अपने में मिलाइए? तो फिर आप क्या इन लोगों की बात की चर्चा करते हैं? जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है। तो जिस तरह से किसी पागल के बातों का कोई देश की जनता कोई विश्वास नहीं करती है, उसी तरह से सलमान खुर्शीद की बात पर कोई देश की जनता नहीं कुछ बोल सकती है। यही सलमान खुर्शीद थे ना कि चुनाव के समय क्या बोल दिए थे। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो सत्ता में नहीं आए हैं और अन्य राज्यों से भी जो उनकी सत्ता छीनती जा रही है, तो वे इस चीज़ को बोलते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव किसके पैसे पर लड़ा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सर्वविदित है कि विदेश से आए हुए पैसे पर ही वो चुनाव लड़ी है और उनके पास विदेश से फंड आता है, तो वो तो वहाँ का गाएंगे ही ना। कहावत भी है ना कि खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान का। तो ये लोग तो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, पाकिस्तान के पालतू जानवर के रूप में भारत में व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए इनकी बातों को, सलमान खुर्शीद जैसे पागल अर्धविक्षिप्त व्यक्ति की बातों को देश की जनता न कभी नोटिस लेगी और न कभी नोटिस लेती है। हिंदू संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को तो मारा पीटा जा रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनको यहाँ से भगाया जाए, उनको भी ऐसा ही व्यवहार किया जाए। इस पर क्या एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? क्या ऐसा होना? देखिए, भारत लोकतंत्र का प्रतीक है और भारत जो है वो पूरे विश्व को गणतंत्र की सीख देती है। ये महावीर का देश है, ये बौद्ध का देश है, ये जैन का देश है। इस देश को आज़ाद कराने में चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के ऐसे लोगों की बलिदान यहाँ सामने हैं। गांधी जी का जो कार्य है वह आज इस देश के सामने में है। तो कोई अगर हमको एक चाटा मारे, हम उसको अगर एक दूसरा चाटा मार दे, इससे समस्या का समाधान नहीं है। भारत में भी मुसलमान लोग रहते हैं, तो क्या सब मुसलमान पाकिस्तान की बात करते हैं क्या? एक से एक मुस्लिम हुए हैं जो देश के आज़ादी के दिलाने में अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया है। आज भी कई मुसलमान ऐसे हैं जो भारत के लिए मरते हैं, लड़ते हैं, खेलते हैं, सब कुछ उनका है। तो हम समझते हैं कि देखिए, किसी संगठन का कोई भी बात हो रही है तो वह अपने हिसाब से भाव बेस में आकर संगठन अपनी बात करती है। हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि अगर बांग्लादेश के लोग, कल बिहार के लोगों को अगर उत्तर प्रदेश में मारा पीटा गया, पंजाब में मारा पीटा गया, महाराष्ट्र में मारा पीटा गया, तो क्या हम बिहार में जो महाराष्ट्र के और पंजाब के और जो यूपी के जो लोग हैं उनको भी मारपीट करके हम भगा दें क्या? ये समस्या का हल नहीं है। आप विश्वास रखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, आप विश्वास रखिए देश के विदेश मंत्री पी जयशंकर के ऊपर, वो इसको कड़ी नज़र से देख रहे हैं। और आप देखिएगा कि 3-4 दिनों के भीतर ही उस मामले को भारत अपनी कूटनीति से
अपनी नई रणनीति से, जिसको कि विपक्ष देखता रह जाएगा और वहाँ पर शांति बहाल करेगी। जो लोगों को भी किसी तरह की जो क्षति हुई है, अब जो जिनकी मौत हो गई है तो उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन भारत सभी लोगों को उनके जो अधिकार हैं उस अधिकार को वापस हर हाल में दिखाएगी, चाहे वो उनको यूएनओ के माध्यम से हो या अपने स्तर से हो। रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी चुप नहीं बैठे हैं, पी शिवशंकर जी, जयशंकर जी चुप नहीं बैठे हुए हैं, वो उस पर नज़र रखे हुए हैं और 2-3 दिनों के भीतर आप सामने देख लीजिएगा कि क्या परिणाम आता है। अच्छा, एक और चीज़, एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। इस चीज़ की भी चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश में मुद्दा तो आरक्षण था, आरक्षण को लेकर लोग मांग कर रहे थे, छात्र मांग कर रहे थे, आरक्षण खत्म कर दिया गया है, लेकिन उपद्रवी जो हैं वह हिंदू लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या यह सोची समझी साजिश थी या प्लानिंग के तहत जो है आरक्षण को मोहरा बनाकर हिंदुओं को टारगेट करना था, हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाना था? क्या यह आपको लग रहा है? देखिए, हिंदुओं को टारगेट करना था तो फिर मुस्लिम जो वहाँ थे उनकी सब क्यों बरामद हो रहे हैं? जो शेख हसीना के समर्थक थे वो क्यों उनके लाश वहाँ बरामद हो रही है? क्या वो मुस्लिम नहीं थे? क्या वो भी मुस्लिम थे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, आप इसको ज़रा भीतर से देखेंगे तो बांग्लादेश में जो अभी प्रधानमंत्री जनवरी में या दिसंबर में शेख हसीना चुनी गई है, इससे उन लोगों को, चूँकि शेख हसीना भारत की विरोधी नहीं थी, शेख हसीना वहाँ रह रहे हिंदुओं की विरोधी नहीं थी, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जानकारी हो कि न हो, यह जानकारी रखनी बहुत आवश्यक है कि वहाँ एक गैस का बहुत बड़ा प्लांट मैंने निकल के आया है, जो ज़मीन से जो गैस निकलता है बहुत बड़ा, और उसके पीछे चीन भी सक्रिय है, क्योंकि चीन की सीमा नेपाल से मिलती है और बांग्लादेश की सीमा भी नेपाल से चलती है, जलमार्ग का वहाँ पर रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की भी नज़र उस पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कभी कभी किसी चीज़ के लिए सारे दुश्मन एक हो जाते हैं। तो ये भारत के जो दुश्मन अगर CIA को माने या ISI को माने, इन सब लोगों ने इस तरह से वहाँ पर किया है कि वहाँ पर हो। कैसे आपने देखा अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को अमेरिका ने वहाँ शासक बना दिया, अभी तक उसको किसी राष्ट्र के मान्यता सरकार की नहीं मिली हो, ये अलग बात है। उसी तरह बांग्लादेश को भी कोई आदमी मान्यता नहीं दे रहा था, वह भारत ने सबसे पहला देश था कि उसको राष्ट्र की मान्यता दी थी। दूसरा रूस था कि जिसने उसको राष्ट्र की मान्यता उस समय दी थी। अब तो खैर सारे लोग उनको मानना शुरू कर दिए हैं। तो ये गैस जो वहाँ निकला है, इस गैस पर अमेरिका, और आरक्षण का तो कोई मामला ही नहीं था। आरक्षण तो जो उस युद्ध में शहीद हुए उनके बेटे के लिए सरकार ने नहीं दिया था, शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा नहीं वो पारित किया गया था, वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ के पारित किया गया था। अब बाद में जब ये आंदोलन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस ले लिया, तो फिर आरक्षण का कौन मामला उठता है? कोई मामला नहीं उठता है। ये पूरी तरह से, चूँकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत के समर्थक थी और इस कारण उनको रोकने के लिए सारे जो भारत के विरोधी देश हैं उन लोगों ने मिलकर ये कुचर रचा। लेकिन बहुत जल्दी ये सभी सामने आएगा और भारत इस पर अपना एक्शन बहुत जल्दी आपके सामने लाएगी। चलिए, तो कोई शेख हसीना को डिक्टेटर बता रहा है कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की डिक्टेटर थी, हिटलर थी, शासक थी, क्रूर शासक थी। तो कोई जो है बांग्लादेश की हितैषी शेख हसीना को बता रहा है। कई तरह ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं कि शेख हसीना जो है वो भारत की समर्थक थी। यह चीज़ जो है कुछ लोगों को पच नहीं रहा था। इसको लेकर जो है शेख हसीना को बांग्लादेश में इस प्रकार से उपद्रवियों ने इस प्रकार के हिंसा किए और हिंदुओं को टारगेट किया। तमाम तरह की चर्चा पर चर्चा चल रही है। हिंदू लोगों को, हिंदू संगठन के लोग जो हैं, अब वहाँ पर जो हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ गलत काम किया जा रहा है, उसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हैं कि आखिर एनडीए सरकार मौन क्यों है, प्रधानमंत्री मौन क्यों है। तमाम सवालों पर हमने मनोज लाल मोहन दास जी से चर्चा पर चर्चा की। आपका क्या बताना है इस पर, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।